जी मैम, मेरा नाम वंदना जायसवाल है। मैं छत्तीसगढ़ जी, के रायगढ़ ज़िले की रहने वाली हूँ। रायगढ़ ज़िले के एक छोटा-सा गाँव है सोंडका गाँव, यहाँ की रहने वाली हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा प्रज्ञा शिशु मंदिर सोंडका में हुई थी और स्नातक की शिक्षा एसएसजे कॉलेज एसएसजे महाविद्यालय बमनिडी में स्नातकोत्तर की शिक्षा महात्मा गांधी महाविद्यालय खरसिया में, जो कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से बिलासपुर से संबद्ध है, यहाँ से पूरी हुई थी और वर्तमान में मैं डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा बिलासपुर से मेरी पीएचडी उपाधि के लिए मैं अध्ययनरत हूँ और छत्तीसगढ़ के ही जांजगीर चांपा जिले के एक स्थान है, शासकीय हाई स्कूल मंदरागुड़ी, वहाँ पर एक शासकीय व्याख्याता हिंदी के रूप में पदस्थ हूँ। अच्छा। मैम आप ये बताइए कि आप अपने राज्य में एक बहुत अच्छी पोस्ट है, वो भी जो व्याख्याता पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। फिर आप अपने व्याख्याता पद को छोड़ के और अपने राज्य को छोड़ के आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं? जी मैम, राजस्थान में मैं नहीं भरी हूँ फॉर्म क्योंकि दूरी भी बहुत है और परिवार भी है चलो मेरा। कोई नहीं। मैं छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर मात्र करना चाहती हूँ ताकि मेरे परिवार चलो को कोई भी नहीं। समस्या ना। जी मैम। कोई कोई बात नहीं मैम, ये आप ये बता दीजिए कि व्याख्याता पद से आप इस पद पर आने के पीछे आपका कारण। जी मैम, मैं इससे पहले भी प्राथमिक शाला के बच्चों को पढ़ाती थी और मैं सोचती हूँ कि कहीं पर अगर किसी चीज़ में संतुष्ट होके रह जाएँगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। प्राथमिक से माध्यमिक में आई, माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कॉलेज के बच्चों को भी एक दिन पढ़ाऊँ और मेरी जो शिक्षा है उसका लाभ उनको दूँ। जी मैम। मान लो मैम अगर आप इस में आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, तो आप उन बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जो मतलब आपने सोच रखा हो कुछ अलग? जी मैम, हमारे यहाँ स्त्री शिक्षा थोड़ी कम है मैम, मैं उस पर ज़्यादा उसको बढ़ावा देना चाहूँगी। जी। स्त्री शिक्षा का प्रतिशत थोड़ा कम है, उसको बढ़ावा देना चाहूँगी और अम, महाविद्यालय में पोस्टिंग होने के पश्चात महाविद्यालय में पदस्थापना होने के पश्चात अम, बच्चों की शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक कार्य करना चाहूँगी। बहुत अच्छा। अब आप वर्तमान में पीएचडी कर रहे हैं मैम, जी मैम। तो आपका विषय क्या है पीएचडी का? जी, अ, डॉक्टर बलदेव जी की साहित्य की। जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी मैम, आवाज़ कट रही थी। बोलिए, अब सुन रही हूँ। डॉक्टर बलदेव जी के हाँ साहित्य बताइए। के ऊपर कर। डॉक्टर बलदेव जी के साहित्य के बारे में कुछ सामान्य जानकारी मैम बताइए। जी मैम, डॉक्टर बलदेव जी यहाँ के छत्तीसगढ़ और हिंदी से एक सम्मानित आलोचक हैं और एक कवि भी हैं मैम और इनकी बहुत सारे बुक्स भी हैं। डॉक्टर बलदेव जी का अगर जन्म देखें तो 1942 में इनका जन्म है, 27 मई 1942 में पैदा हुए थे और इनकी रचनाओं में आपको हिंदी रचनाएँ भी मिलेंगी और छत्तीसगढ़ी रचनाएँ भी मिलेंगी। हिंदी रचनाओं में कविताएँ हैं, आलोचना है और इनको मुकुटधर पांडे जी के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है मैम। मुकुटधर पांडे जी की अच्छा जो जी जी। निबंध है जिसके कारण छायावाद में उनका काफ़ी नाम हुआ, उन जी जी। रचनाओं को आगे लाने का काम डॉक्टर बलदेव जी ने किया था मैम और मैम ठीक है। सुनिए मैम, ठीक है, मुकुटधर पांडे जी का मैम। हिंदी साहित्य में छाया क्या योगदान है? जी, मुकुटधर पांडे जी ने अ, गुर्री की प्रति जैसी कविताएँ दी थी जिससे छायावाद
को बल मिला था और इनके 4 निबंध श्री शारदा में जबलपुर से प्रकाशित हुए थे, जिसमें उन्होंने छायावाद को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। जी, छायावाद उस काल में काफ़ी विवादित रहा था मैम, उसकी बहुत सारी परिभाषाएँ भी आई थी। इन्होंने अपने 4 निबंधों के माध्यम से छायावाद को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, कविताएँ हैं। जी, जी मैम। मैम। मेरी तरफ से पूरा होता है। अब जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आगे बात करें, पूछेंगे आप। वंदना जी नमस्ते। जी सर, नमस्ते। जी, अंग्रेजी के प्रथम आलोचक किन्हें कहा जाता है? अ, अगर व्यवस्थित ढंग से देखें तो आइए रिचर्ड हैं। जी मैम। तो उनसे पहले कोई आलोचक नहीं हुए? आलोचक थे सर, लेकिन जी, व्यवस्थित तरीके से जैसे आलोचना में मनोविज्ञान को इन्होंने समावेशित किया था। जी। ये मैथ्यू अर्नोल्ड में क्या आप आलोचना के वो सूत्र मिलते हैं क्या? उनके काव्य सिद्धांतों जी, में? जी। 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 तो मैथ्यू अर्नोल्ड अपने पूर्ववर्ती आलोचकों से किस बात में भिन्न है? मैथ्यू आर्नोल्ड वैसे तो मैथ्यू आर्नल्ड अरस्तू से प्रभावित हैं, अपना आदर्श मानते हैं अरस्तू को। लेकिन जी, इनकी जो आलोचना थी वो उसमें सामाजिक, धार्मिक इत्यादि चीज़ें समावेशित होती हैं। जैसे इनकी एक रचना है गॉड एंड द बाइबिल, तो ये अपनी आलोचना को धार्मिक और सामाजिक चीज़ों से जोड़ते हैं सर। जी। इनका आलोचना का क्षेत्र किन-किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? मैथ्यू अर्नोल्ड का? अम आलोचना का क्षेत्र अगर देखें तो इन इनकी जो रचना है एसे एंड क्रिटिसिज्म ये 1865 को आई थी सर। इससे पहले इनकी रचनाएँ अ रोमांटिक कविता से रिलेटेड थी लेकिन 1865 के बाद जो रचनाएँ आई वे उनमें दुःख की बातें थीं और के जीवन के मूल्यों से संबंधित जो जीवन के वास्तविक मूल्य हैं और स्वच्छंदतावादी से हटकर एक अभिजात्यवादी चीज़ों को इन्होंने सामने लाने की कोशिश की थी सर। तो इनको हम मूल रूप से स्वतंत्रवादी कहेंगे या अभिजात्यवादी? अभिजात्यवादी कह सकते हैं। जी। इलियट और मैथ्यू अर्नोल्ड में कुछ समानताएँ और अंतर बता सकते हैं आप? अंतर तो बहुत सारे हैं, अगर इनका समय भी देखें तो मैथ्यू आर्नल्ड का समय पहले है 1822 जन्म है, 1888 इनकी मृत्यु है और जी। अगर हम रिचर्ड और आर्नल्ड पर पूछे ना सर? नहीं, इलियट और मैथ्यू अर्नोल्ड के संबंध। अच्छा इलियट पर। जी सर। हाँ, मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में देखें तो मैथ्यू आर्नल्ड का समय 1822 है और साथ ही इनकी रचनाएँ ये अभिजात्यवादी सिद्धांत को काव्य में लाना चाहते थे। इनके मूल्यांकन का आधार जीवन था, यानी रचनाओं का सही प्रभाव वे चाहते थे कि रचनाओं का सही प्रभाव जीवन पर पड़े, वही रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं और वही रचनाएँ आगे आ सकती हैं। और क्या इलियट इलियट इस बात जी से सर, सहमत नहीं थे? सहमत थे सर, लेकिन उनका जी, तरीका अलग था। जी। उनका इन दो चिंतन का विस्तार करना चाहा था उन्होंने। जी, जी। व्यक्तित्व की भूमिका के संदर्भ में इनमें कोई अंतर है, मैथ्यू अर्नोल्ड और इलियट में? जी सर, थोड़ा अंतर है। जी, क्या बता पाएँगे? जी, इलियट ने अ, परंपरा को विशेष महत्व दिया और परंपरा के भीतर ही कवि की व्यक्तिक प्रज्ञा की सार्थकता को स्पष्ट किया था और मैथ्यू आर्नल्ड ने
कम शब्दों में डील नहीं कर पाऊँगी सर इसको। जी। मैथ्यू आर्नल्ड को किस युग का कवि कहा जा सकता है? जी, मैथ्यू आर्नल्ड को चूँकि इसका समय 1822 से 1888 है, तो 19वीं सदी का कवि कहा जा सकता है। अंग्रेजी साहित्य में जो जैकोबियन युग, विक्टोरियन युग चलते थे, उसमें वो किस युग में आएँगे? अ, सर ये नहीं बता पाऊँगी सर। जी। आज के प्रश्न इतने ही हैं। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, नमस्कार। हाँ, तो आपका इंटरव्यू सर समाप्त हुआ? सर अभी रिसर्च बाकी है। नहीं, पूछा नहीं क्या उन्होंने? दोनों पूछ ली ना? नहीं, रिचर्ड नहीं पूछा है। एक ही पूछा क्या? जी। जी अच्छा, सर। अच्छा, ठीक। हाँ, तो दूसरा जी कौन पूछ रहा है सर? आप पूछ रहे हो सर क्या? जी जी। चलो पूछ लीजिए। वरना जी नमस्कार। जी, नमस्ते सर। जी, रिचर्ड्स का पाश्चात्य काव्यशास्त्र में क्या योगदान है? जी सर, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में रिचर्ड का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इन्होंने ये मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक समीक्षक हैं और आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने मनोविज्ञान को समावेश किया था सर। ये एक प्रभावशाली वक्ता भी थे और मूल्यवादी समीक्षक थे। ठीक है। मूल्य क्या है रिचर्ड्स के अनुसार? जी सर, मूल्य एक प्रकार की मानसिक अवस्था की गूँज है सर, जिसके द्वारा हम मानव के उद्देश्य की पूर्ति होती है और इससे मूल्य से व्यक्ति का आचरण, व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे कला, कला के लिए है, ब्रैडले ने सिद्धांत दिया था, तो रिचर्ड ने माना कि कला, कला के लिए ही नहीं है, वह जीवन में भी महत्व रखता है। इससे जीवन जीवन के मूल्यों जीवन में ये मूल्य आधारित होते हैं, काव्य का मूल्य हमारे मन को प्रभावित करता है। इनका एक कोटेशन था सर कि मन आवेगों का तंत्र है, जो मूल्य पर आधारित है। काव्य का क्या प्रयोजन है रिचर्ड्स के अनुसार? जी। मनोभावों को व्यवस्थित करना ही काव्य का प्रयोजन है। मनोवेगों की इन्होंने 2 कोटियां बताई है, उनके विषय में आपको जानकारी है? जी सर, मनोवेगों की कोटियाँ 2 प्रकार की इन्होंने बताई हैं। अ, जिसमें प्रवृत्ति मूलक आवेग और निवृत्ति मूलक द्वेष आवेग, ये बताया था। इनमें क्या अंतर है प्रवृत्ति और निवृत्ति वालों में? प्रवृत्ति जो उस ओर अम, एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरह ले सकते हैं प्रवृत्ति मूलक आवेग को। किसी कविता को सुन के या जान के उसमें उसके अंदर जो निहित मूल्य होते हैं, उससे अगर हम कोई सकारात्मक विचार लाते हैं, सकारात्मक सोच लाते हैं, अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर अग्रसर होते हैं, तो वो प्रवृत्ति मूलक है सर और इसी के अपोजिट जो इसी का विरोधी जो नकारात्मकता लाती है, वो निवृत्ति मूलक द्वेष आवेग के अंतर्गत आती है। ठीक है। आवेग में संतुलन काव्य किस प्रकार लाता है? जी, सर प्रश्न दोहराएँगे? काव्य आवेगों में संतुलन किस प्रकार स्थापित करता है? जी।
काव्यों के अंदर जो मूल्य निहित होते हैं, उनमें क्षमता होती है कि वे मन को प्रभावित करें और मन के जो आवेग हैं, उनको विश्रांत करें। आवेगों की विश्रांति में ही काव्य की मूल्यवत्ता निहित होती है और कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है, वो मूल्यवान है और मन के आवेगों को आगे लाने के लिए, मन के आवेगों को उजागर करने के लिए काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार संपन्न हुआ। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।